हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने नाउन्स को डिस्कस कर लिया है, प्रोनाउंस को डिस्कस कर लिया है और आज टर्न है प्रेपोजिशंस को डिस्कस करने की। सो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले। नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले। और क्या प्रोवाइड करते हैं? आपके सेंटेंस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेंटेंस को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और जिससे आपका जो सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, एक सेंसिबल फॉर्म में अपेयर होता है। सो प्रीपोजिशंस या प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव, हर किसी कॉम्पिटिटिव में आते ही आते हैं। आइदर वो आपको फिलर्स की फॉर्म में दिखेंगे और आपको एरर स्पॉटिंग की फॉर्म में दिखेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रेपोजिशन किस प्लेस पे आएगा, मतलब उसका सेंटेंस में क्या रोल है, कैसे वो आपके सेंटेंस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो आज हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे और हमारी प्रेपोजिशन का जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन के साथ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ, सो प्रेपोजिशन क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होती है। एक ऐसा वर्ड है या कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही वर्ड है, या आप बोलोगे सिर्फ एक वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रेपोजिशन एक वर्ड एक्ट करता है, कभी कभी दो वर्ड्स आपको एक साथ जॉइंट या कंबाइंड मिलेंगे। वो ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट द लोकेशन और सम अदर रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में या बाकी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बीच में। इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि प्रेपोजिशन कुछ ऐसा वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं और उनको आपके सेंटेंस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द बिगेस्ट लिटिल वर्ड्स। मतलब अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में नहीं होंगे तो आपके सेंटेंस को एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आपका सेंटेंस एक मीनिंगफुल फॉर्म में अपेयर नहीं होगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आई विल कम, ठीक है, आई विल कम 6 o'clock। सो मैंने आपको बोला कि मैं 6 बजे आऊंगा, आई विल कम 6 o'clock। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ अधूरा सा सेंटेंस है, ये एक सही से सेंसिबल फॉर्म में अपेयर नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी आई विल कम एट 6 o'clock, तो इसका एक प्रॉपर सेंस निकल के आएगी। वो क्या प्रॉपर सेंस होगी कि मैं 6 बजे आऊंगा, ना पहले ना बाद में, एग्जैक्ट 6 बजे। सो एट यहाँ पे प्रेपोजिशन एक्ट किया क्योंकि इसने आपके सेंटेंस को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है। सो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? सिंपली हम ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस को एक मीनिंगफुल फॉर्म दे देते हैं। ओके, हमारे एग्जाम में कभी भी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं फर्स्ट प्रेपोजिशन की बात करूं तो वो आता है आपका टाइम प्रेपोजिशन। टाइम प्रेपोजिशन क्या होता है? जिसमें आपको टाइम के बारे में पता चलेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस। देखो, अगर मैं आपको बोलूं सिंस, ठीक है, और आपको ऐसा भी बोलूं फॉर, तो सिंस और फॉर के सेंटेंसेस ना आपने बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। बट आपको क्या बेसिक डिफरेंस पता है कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ होता है? तो आप बोलो होता है जब हम उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जहां पे टाइम की इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दो सेंटेंसेस दे दिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर 4 years सॉरी, एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। सो आपको क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया कि फॉर और सिंस का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फॉर और सिंस का यूज किस लिए हुआ है? टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए। अब टाइम को कैसे एक्सप्लेन किया? देखो, फॉर का यूज हुआ जब आपने 4 years लिखा, मतलब आपने एग्जैक्ट ड्यूरेशन लिखा, ठीक है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है? अगर आपने पहले भी कभी फॉर और सिंस पढ़ा होगा ना, तो आपने ऐसा देखा होगा, एक का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए,
ठीक है। बट कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि फॉर और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, क्योंकि हमें वो भूल जाता है। मुझे भी भूल गया था अपने टाइम पे, और मुझे पता है कि बच्चों को भूल जाता है। तो इसके लिए इसका सबसे इजी मेथड याद रखने का क्या है कि फॉर का यूज होता है जब आपको ड्यूरेशन पता हो कि भाई मेरे को 4 सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं पहले भी पढ़ा रही थी और अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो बेसिकली ये तो एक टेंस का सेंटेंस बन गया है। बट फॉर का यूज आपको याद रखना है। फॉर का यूज कब होता है? जब हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं। और सिंस का यूज कब होता है? जब आप बिगिनिंग की बात करते हैं। मतलब मैं 2020 से पढ़ा रही हूं, तो 2020 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और मुझे पता है कि वो मेरी बिगिनिंग थी। जब आपको बिगिनिंग का पता हो ना, तो तब आपका यूज होता है सिंस का। वैसे मैं आपको फॉर और सिंस बाद में भी क्लियर कर दूंगी, बट मैं आपको जस्ट एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की एक एग्जांपल देना चाहती थी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेस प्रेपोजिशन। प्लेस प्रेपोजिशन क्या हो गया? प्लेस प्रेपोजिशन हो गया जब हम किसी जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अब मैं बोल रही हूँ कि जो बुक है वो कहाँ पे है। यहाँ तो आप बोलोगे टेबल के ऊपर है, ठीक है, यहाँ तो आप बोलोगे टेबल के नीचे है। तो आपने प्लेस को डिफाइन कर लिया ना। आप यहाँ पे ऑन भी लिख सकते थे या अंडर भी लिख सकते थे, वो आप पर है, वो तो सिचुएशन बताएगा ना कि सेंटेंस कैसा है। बट मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि प्लेस प्रेपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें पता हो कि जगह की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमें टाइम पे पता था कि भाई ड्यूरेशन की बात हो रही थी, बिगनिंग की बात हो रही थी, आफ्टर की बात हो रही थी, बिफोर की बात हो रही थी, तो ये सब हमें पता था कि संडे मंडे किसी की भी बात हो रही है। सो प्लेस प्रेपोजिशन में क्या होगा? जब हमें पता है कि जगह की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शनल प्रेपोजिशन। डायरेक्शन प्रेपोजिशन क्या होता है? ये क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में और डायरेक्शन के बीच में। देखो अभी तो आपको ऐसा पता होगा कि टू, फ्रॉम, टूवर्ड, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, ये सारी जस्ट एग्जांपल्स हैं। जब हम इसको डिटेल में करेंगे ना, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को सिर्फ 2x में चलाना, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर एक एक प्रेपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनर प्रेपोजिशन। मैनर प्रेपोजिशन क्या होता है? जो मैनर और मेथड की बात करता है, ठीक है। अगर मैं आपको है एजेंटिव प्रेपोजिशंस। एजेंटिव प्रेपोजिशन क्या होता है? मतलब जहां पे सोर्स की बात होती है, सोर्स उसके द्वारा। जैसे कि वो अपने बहन के द्वारा मारी गई, शी वॉज किल्ड बाय हर सिस्टर। तो सोर्स कौन थी? उसकी बहन, वो एजेंट थी उसके लिए, ठीक है। एजेंट या कॉज, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल प्रेपोजिशन। इंस्ट्रूमेंटल प्रेपोजिशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी वही है कि शी वॉज किल्ड विद अ नाइफ, ठीक है। तो विद का यूज हो गया, बाय का यूज हो गया और यूजिंग का यूज हो गया, ठीक है, विद बाय यूजिंग। तो ये आ गई जहां पे इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। नेक्स्ट आता है पोजेसिव प्रेपोजिशन। पोजेसिव प्रेपोजिशंस क्या होती है? ये क्या बताती हैं? रिलेशनशिप बताती हैं और पोजेशन का, नाउन और प्रोनाउन का और पोजेशन। देखो पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है। शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इट बिलोंग्स टू हर। ये सारी हो गई ओनरशिप। जहां पे ओनरशिप की बात होती है उसी को बोलते हैं पोजेसिव। ये पोजेसिवनेस वाला पोजेसिव नहीं है, ये पोजेशन वाला पोजेशन है, पोजेशन वाली ओनरशिप है, हक है, जहां हक की बात हो रही है। सो ये बेसिक टाइप्स है प्रेपोजिशन की, जिसको आपको याद नहीं रखना है। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि प्रेपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। प्रेपोजिशन का यूज होता है टाइम के लिए, प्लेस के लिए, जब हम किसी सोर्स की बात करते हैं, हम किसी मैनर की बात करते हैं, उसको कैसे मारा गया या वो कैसे एग्जाम उसने क्लियर कर दिया, तो ऐसी बात करते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, हम पोजीशन की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके प्रेपोजिशन के टाइप्स में, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आते हैं रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन। देखो कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइंड रूल्स हैं और जो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, फर्स्ट रूल आपका बोलता है कि अ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be followed by a verb. Verb placed immediately after preposition must be in gerund form. देखो
मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें आता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्लस वर्ब और प्रेपोजिशन, और फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब और प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि या तो वर्ब आएगी या तो प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है, और वर्ब को भी कंप्लीट होने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए, और प्रेपोजिशन को भी कंप्लीट होने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव केस का नीड है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इकट्ठे एक्ट नहीं करेंगे, वर्ब और प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका रूल भी यही बोलता है कि क्या होता है कि वर्ब अगर इमीडिएटली आफ्टर प्रेपोजिशन आता है तो वो जिरेंड फॉर्म में होना चाहिए। जिरेंड फॉर्म क्या होता है? जिरेंड फॉर्म होता है नाउन प्लस आईएनजी। नाउन के साथ जब आईएनजी आ जाता है, देखो क्या होता है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, उसने मुझे प्रिवेंट किया, किससे? फ्रॉम ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ठीक है। अब फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन। ड्रिंक वर्ड क्या है? वर्ब। लेकिन जो वर्ब है उसको किस फॉर्म में यूज करना है? उसको हमें यूज करना है जिरेंड की फॉर्म में। जिरेंड की फॉर्म मतलब हमने उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो आपको पता चल गया, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। और ये भी चीज याद रखना कि कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि वो कभी कभी ना सेकेंड फॉर्म के साथ भी आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये आपकी बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म, ठीक है, और इसी के साथ आप आईएनजी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी प्रेपोजिशन और वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज, ही इंसिस्ट, किस पे, क्यों इंसिस्ट कर रहा है? ऑन ट्राइंग वंस अगेन। तो ऑन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। ट्राई क्या हो गया? ट्राई, ट्राइड, ट्राइड वर्ब हो गया। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन और वर्ब साथ साथ नहीं आएंगे, अगर उनको साथ आना है तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रेपोजिशन और वर्ब साथ साथ नहीं आते, और अगर वो साथ आएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगना चाहिए। ओके, next rule is, when object of the preposition is an interrogative pronoun, who, what, whom, which, where, etc., the preposition usually takes and or front position। देखो, अब इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये कहानी याद नहीं रखनी है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके प्रेपोजिशन में, आपके सेंटेंस में कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आता है, मतलब WH क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, कुछ ऐसा आता है, तो जो प्रेपोजिशन होती है ना वो फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म और फ्रंट पे आती है, या फिर वो लास्ट में आती है। जैसे कि मे आई नो हु वर यू टॉकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूं आप किसके बारे में बात कर रहे हो? या फिर व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तो व्हाट से स्टार्ट हुआ ना, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ, या फिर यहाँ पे क्या हो गया, मे आई नो हु वर यू टॉकिंग टू, तो वर्ब के बाद क्या आ गया? एंड होने के लिए क्या आ गई? प्रेपोजिशन आ गई। यहाँ पे भी क्या आ गया? वर्ब आईएनजी था और उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज हो गया। तो इसमें यही बोला, जब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, मे आई नो क्या, हु वर यू टॉकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेपोजिशंस या फिर फर्स्ट फ्रंट में आते हैं या फिर एंड में आते हैं। नेक्स्ट रूल आपका बोलता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात होती है, मतलब दैट, तो कभी भी आपको दैट दिख जाए तो आपको याद रखना है कि अगर दैट आता है आपके सेंटेंस में तो प्रेपोजिशन कहाँ पे आएगी? एंड में आएगी। मतलब क्या है? हेयर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वो मैगजीन है जिसके लिए आपने पूछा था। तो दैट क्या है? दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया होगा अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो देखी है। सो हियर इज द मैगजीन यू आस्क्ड फॉर, तो फॉर इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन कहाँ पे आई? एंड में आई। तो आपको क्या याद रखना है? अभी तक हमने 3 रूल किए। फर्स्ट रूल बोला कि वर्ब और प्रेपोजिशन साथ साथ एक्ट नहीं करते हैं, अगर वो साथ साथ आएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। सेकेंड रूल हमने बोला कि कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, देखो ये मैं आपको ना आगे और ज्यादा क्लियर कर दूंगी जब हमारे पास और एग्जांपल्स आएंगी, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो आपको प्रेपोजिशन लास्ट में लगानी है। थर्ड रूल बोलता है कि अगर आपके सेंटेंस में
रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो भी दैट आता है, कभी भी दैट आया आपके सेंटेंस में तो आपको प्रेपोजिशन एंड में लगानी है। इस रूल का बस इतना ही मीनिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट रूल हमें बोलता है, चलो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द डिश, this is the dish that she is fond of. That is a relative pronoun. She is fond of क्या हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गई। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया और लास्ट में प्रेपोजिशन का यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना, इसको आप ऐसा मत याद रखो, इसको रूल के जैसे याद मत रखो, आप बस ये याद रखना कभी भी आपको सेंटेंस में टू दिखता है तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना सा याद रखना है। दिस इज अ गुड होटल टू स्टे, आई नीड अ पेंसिल टू राइट। तो आपने क्या देखा कि टू को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, और कभी कभी आप सेंटेंसेस को सिर्फ ऐसे भी कर सकते हो, आपको जानने की नीड भी नहीं है, आप सेंटेंस को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप टोन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या याद रखना है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्चुअली क्या क्या होता है, कभी कभी आपको फिलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो उससे पहले कभी टू दिया होता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको इस टाइप का फिलर आए और आपको पता हो कि टू के बाद कोई ब्लैंक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, फिर उस एक्सेप्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, कुछ सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होती है वो वर्ब के साथ अटैच होती है। अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल देखो इसकी, आई हेट बींग लॉफ्ड एट, दिस आई इंसिस्ट ऑन। देखो यहाँ पे जो केस किया ना, जो रूल नंबर 5 आपका है वो है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रिलेटेड। अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं, मतलब वही प्रेपोजिशन इनके पास आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एक सेंटेंस लेती, एक वर्ड लेती हूँ एंग्री, तो ये जो वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड एंग्री, ये अपने साथ दो प्रीपोजिशंस यूज करता है, सिर्फ दो। मतलब उसके बाद आपके पास जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, जितने भी प्रीपोजिशन के वर्ड है, एंग्री कुछ नहीं लेगा अपने साथ, वो सिर्फ दो ही प्रीपोजिशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट इज विद एंड सेकेंड इज एट। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे आई एम एंग्री ऑन हिम, क्योंकि ऑन एंग्री के साथ ग्रामेटिकली नहीं आ सकता। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे आई एम एंग्री विद हिज बिहेवियर। अब आपने बोला कि विद तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, बट उसमें भी कंडीशन है कि जब हम विद की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसी पर्सन की। ठीक है, किसी भी पर्सन की जब विद की बात करते हैं, और एट की बात करते हैं तो हम चीज की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रूल नंबर 5 है वो क्या बोलता है कि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास फिक्स्ड वर्ड्स हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ब्स हैं जो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते ही लेते हैं, जिनको बोला जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ओके, जैसे लॉफ के साथ कभी कभी एट भी आता है, उसके अलावा भी कुछ आता है जो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। दिस आई इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन ही आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। जैसे एंग्री के साथ यहाँ तो विद आएगा, यहाँ तो एट आएगा। नेक्स्ट रूल बोलता है कि इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेपोजिशंस कम इन द बिगनिंग। ठीक है, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो, बाय विच ट्रेन डिड यू कम, ठीक है, किस ट्रेन से तुम आए थे, तो बाय से स्टार्ट हो गया। फॉर हुम वॉज इंस्ट्रक्शंस गिवन, किसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, तो फॉर से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो मतलब जब आप इंटेरोगेशंस की बात करते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो, तो वहां पे प्रेपोजिशन कहाँ पे एक्ट करती है, स्टार्टिंग में एक्ट करती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था बेसिकली, ये थे आपके बहुत सारे रूल्स, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, प्रेपोजिशन के टाइप्स। अभी हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं जहां से मैं इंसिस्ट करूंगी कि आपको इसको 2 to 3 टाइम्स इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप इसके टाइप्स नहीं भी पढ़ते, रूल्स नहीं भी पढ़ते तो मत पढ़ो, लेकिन जो अब मैं करवाने जा रही हूँ उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब वो क्या चीज है, वो कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं हमारे पास,
कुछ प्रेपोजिशन जिनको हमें पता है कि कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सेंटेंस दे दिया ही केम डैश द क्लास, वो क्लास में आया, यही सेंस बनेगा ना, ही केम डैश द क्लास, वो ही केम डैश द क्लास। अब क्या होता है, तो कुछ लोग यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड, ठीक है, एक ऑप्शन से लेट सपोज मैंने आपको दे दिया इनसाइड, इनटू एंड इन, ठीक है। सो अगर मुझे आपको बोलना है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट क्या सेंटेंस क्या यूज होगा, तो आप इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट जो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो करेंगे इनसाइड एंड इनटू, नॉट इन, इनका यूज यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ही केम इनसाइड द क्लास, ही केम इनटू द क्लास, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, वो क्लास में आया, वो बाहर से क्लास में आया। जब भी आप कहीं बाहर से अंदर जाते हो या अंदर से बाहर जाते हो तो आप दो प्रेपोजिशन का यूज करते हो। वो प्रेपोजिशन क्या होती है, इनसाइड और इनटू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं द कैट जम्प्ड डैश द वेल, तो यहां पे क्या आएगा, द कैट जम्प्ड इन द वेल कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू का मतलब क्या हो गया कि कैट ने बाहर से अंदर की तरफ वेल के अंदर जंप कर दिया। तो जब भी कभी आपको मैं प्रेपोजिशन वैसे डेफिनेशन वाइज नहीं करवा रही हूँ, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको कैसे प्रेपोजिशन को एग्जाम में सोचना है, सेंटेंस को देख के कि हमको कैसे प्रेपोजिशन का यूज करना है। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल मतलब बाहर से अंदर वेल में उसने जंप कर लिया, ठीक है। देखो अब मैं आपको फर्स्ट चीज क्लियर करवाती हूँ। हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन हैं जो आप, अब हम इन, ऑन और एट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं वो आप ध्यान से क्लियर करवाना चाहती हूँ इन, ऑन और एट का यूज करके। देखो ही इज डैश द क्लास, अब मीनिंग क्या हुआ कि वो क्लास के अंदर है, ही इज डैश द क्लास। जब हम ऐसी बात करते हैं कि कोई भी चीज वो क्लास के अंदर है, तो अंदर की बात कर दी आपने कि वो क्लास के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन द क्लास, ठीक है। द बुक इज डैश द टेबल, यहाँ पे जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन इन, ऑन और एट के ही है, तो आपको उन्हीं का यूज करना है। द बुक इज डैश द टेबल, अब मैंने किसकी बात कर दी, सरफेस की बात कर दी कि टेबल के सरफेस पे बुक है। जब सरफेस की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने किया मीट मी डैश माई डेस्क, मुझे मेरे डेस्क पे मिलो, तो मैंने क्या किया कर दिया, एक पर्टिकुलर, आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि भाई तुम मुझे मेरे डेस्क पे मिलो। तो मेरा डेस्क तो एक क्लियर मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया ना कि मेरे डेस्क पे मिलो, इसका मतलब क्या हो गया, एट, जब मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बता दिया, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि इन, ऑन और एट का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो क्या होता है, इनका यूज होता है जब हम किसी एरिया की बात करते हैं, जब हम एरिया कवर करने की बात करते हैं तब आप यूज करते हो इनको, ठीक है। इनको ऑन की बात करते हैं तो आप बात करते हो सरफेस की, ठीक है, जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं। और एट का यूज होता है जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, मतलब हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन दे रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो आपको क्या याद रखना है, पहली चीज तो आपको याद ये रखनी है कि इनका यूज कहाँ पे करना है, ऑन का यूज कहाँ पे करना है और एट का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। तो इनका यूज आपको करना है जहां पे आप किसकी बात कर रहे हो, आप एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है। इनका यूज आपको करना है जब आप एरिया की बात कर रहे हो, कोई एरिया कवर करने की बात कर रहे हो। ऑन का यूज आपको करना है जब आप सरफेस की बात करते हैं, और एट का यूज करना है जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पहला यूज। दूसरा यूज अगर मैं बोलूं, ओके, अगर मैं आपको बोलूंगी देखो एट का यूज, ठीक है, एट का यूज ना सिर्फ पर्टिकुलर जगहों के लिए, पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है। एट का यूज होता है नाइट के लिए, ठीक है। नाइट के लिए क्या हो गया, द थीफ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, द थीफ
entered the house डैश नाइट। सो आपने नाइट वर्ड देखा तो आपको पता चल गया कि क्या यूज करना है, एट। नाइट के लिए, नून के लिए, ये जो डायरेक्ट चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपने वर्ड देखा नाइट, आपको पता चल गया थीफ एंटर्ड द हाउस, थीफ ने एंटर किया हाउस में, कब किया भाई, नाइट पे किया। तो आपको पर्टिकुलर पता चल गया कि नाइट के साथ हमको एट का यूज करना है, नून के साथ हमको एट का यूज करना है। देन अगर मैं बात करूं मॉर्निंग, तो आपको इन का यूज करना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आपको इनका यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, आपने इसमें यूज कर लिया, ऑन का यूज कर दिया सरफेस के लिए, जब भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे ऑन द वॉल, तो वॉल की सरफेस पे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं द फोटो फ्रेम इज हंग्ड डैश द वॉल, तो फोटो फ्रेम कहाँ टंगा होगा, वॉल के सरफेस पे ही टंगा होगा ना, तो ऑन दी वॉल आ जाएगा। उसके बाद ऑन का यूज आप करते हैं जब आप डेज की बात करते हैं, डेज की बात करते हैं, जैसे कि ऑन ट्यूसडे, ठीक है। आप डेज की बात करते हैं, आप डेट्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑन 15th अगस्त, ऑन 15th अगस्त, सो आपने किसकी बात कर दी, डेट्स की बात कर दी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप थर्ड पॉइंट पे अगर आप लिखना चाहते हैं, तो इनका यूज आप करते हैं जब आप मंथ्स की बात करते हैं। जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन ऑन एट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मंथ्स की बात जब आप करते हो, जब आप सीजन्स की बात करते हो, ठीक है, इन विंटर सीजन, इन समर सीजन, इन मॉनसून सीजन, जब आप ईयर्स की बात करते हो, इन 1947, ठीक है। आपको याद रखना है, जब आप कब कब किस चीज का यूज करते हो, जब आप मंथ्स का यूज करते हो, सीजन्स का यूज करते हो, ईयर्स का यूज करते हो, या आप सेंचुरी की बात करते हो, तो आप किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। सो बेसिकली इन ऑन एट एरिया सरफेस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज तो हुआ, उसके अलावा इनका यूज होता है जब आप मॉर्निंग की बात करते हो, इवनिंग की बात करते हो, आफ्टरनून की इवन बात करते हो, तब भी आप इनका यूज करते हो। प्लस मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरी के लिए इनका यूज करते हो। ऑन का यूज करते हो जब आप सरफेस की बात करते हो, पहला यूज तो आपको ये याद रखना ही रखना है। दूसरा यूज क्या करते हो, जब आप डेज की बात करते हो, आप डेट की बात करते हो, ठीक है। एट का यूज करते हो जब आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हो, आप नाइट की बात करते हो, नून की बात करते हो। सो आई होप आपको इन, ऑन और एट की क्लैरिटी हो गई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको इसकी ना एक्सरसाइज भी करवा दूंगी। एक नोट लिख लीजिएगा प्लीज, एक नोट लिख लीजिएगा कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आई मेट हिम, आई, ठीक है। सो ये जो आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे, आई मेट हिम संडे, आई मेट हिम डैश संडे, ठीक है। या मैं इसके आगे ऐसा लगा दूं, आई मेट हिम डैश लास्ट संडे, या फिर ही केम टू मीट मी डैश येस्टरडे। तो अगर मैं आपको बोलूं फिल इट विद अ प्रपोजिशन, तो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी कुछ आपके पास ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स क्या क्या हैं, वो वर्ड्स हैं आपके पास लास्ट संडे, लास्ट संडे, कॉमा yesterday, tomorrow, today and coming Sunday, coming Sunday, ठीक है। They do not take preposition with them, no preposition, ओके। आपको ऐसा ज्यादा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, जस्ट आपको अपने नोट्स बहुत ब्रीफ बनाने हैं कि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है। आई मेट हिम लास्ट संडे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ओके। ही केम टू मीट मी येस्टरडे, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आनी थी, नो प्रेपोजिशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने इन, ऑन और एट का यूज पढ़ लिया, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ लिए जिनसे पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है विद एंड बाय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में जो आपको कराने वाली हूं विद एंड बाय। ठीक है, अब देखो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई हिट हिम डैश अ नाइफ, शी इज किल्ड डैश हर सिस्टर। आपके पास ऑप्शन है विद एंड बाय। ठीक है, देखो जो विद होता है ना, विद का यूज आता है, विद का यूज, विद और बाय का सबसे पहली बात है कि यूज, अभी हम इसका यूज पढ़ रहे हैं एज अ सोर्स। ठीक है, सोर्स मतलब एजेंट, एजेंट। ठीक है, जैसे आपने वो एजेंटिव प्रेपोजिशन पढ़ा था ना, आपको नीड नहीं है उसको डेफिनेशन को याद रखने की, जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको वो चीज को स्टडी करना है। विद का यूज और बाय का यूज होता है सोर्स या एजेंट के लिए। अब विद का यूज कैसे होता है? विद का यूज होता है जब आप नॉन लिविंग एजेंट की बात करते हो, नॉन लिविंग सोर्स की बात करते हो, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और बाय का यूज करते हो जब आप लिविंग सोर्स की बात करते हो, लिविंग सोर्स की, यही याद रखना है और नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, आई हिट हिम डैश अ नाइफ, नाइफ क्या है? सोर्स है ना, कैसा सोर्स है? नाइफ आपका नॉन लिविंग सोर्स है। तो यहाँ पे क्या आना था? आई हिट हिम विद अ नाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है शी इज किल्ड डैश हर सिस्टर, सिस्टर क्या है? सोर्स है, वो अपनी बहन के द्वारा मारी गई, तो ये सोर्स है। एजेंट कौन थी? उसकी बहन, बट कैसी एजेंट है? लिविंग एजेंट है। तो लिविंग एजेंट के लिए आपने क्या सीख लिया कि लिविंग एजेंट के लिए आपने क्या यूज करना है? बाय हर सिस्टर। ठीक है, तो विद और बाय का यूज जब आप किसकी बात करते हैं, जब आप सोर्स की बात करते हैं, तो आप विद और बाय का यूज करते हैं। विद का यूज होता है जब आपका सोर्स कैसा हो? नॉन लिविंग। और बाय का यूज होता है जब आपका सोर्स कैसा हो? लिविंग। ओके, नेक्स्ट मैं आपको, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड। ओके, बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, अब इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये तो आपको सबको ही पता होगा कि बिटवीन और अमंग का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, आप मुझे बोलेंगे कि बिटवीन का यूज होता है जब हम दो की बात करते हैं। ठीक है, जब हम दो लोगों की बात करते हैं। और अमंग का यूज होता है जब हम मोर देन टू की बात करते हैं। इतना ही है। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करने वाली हूं। अगर मैं आपको ऐसा एक सेंटेंस में बता दूं कि let's suppose there was a cyclist dash the bus and the truck। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि आपने बोला एक साइकिलिस्ट था, किस किस के बीच में? बस और ट्रक के बीच में। तो दो की बात हुई ना, बस और ट्रक की बात हुई। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आनी थी वो क्या आनी थी? यहाँ पे आना था बिटवीन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है। सो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन, किसके बीच में? बच्चों के बीच में, तो दो से तो ज्यादा ही होंगे। यहाँ पे आ जाता है अमंग। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस इज अमंग। लेकिन अब मैं आपको एक न्यू सेंटेंस करवाने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे ऐसा होता कि देयर इज, तो ये सेंटेंस ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप तो बोलोगे कि यहाँ पे मैम तीन लोगों की बात, मतलब तीन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इंडिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ठीक है, आप तो ऐसा बोलेंगे। और जब दो से ज्यादा की बात होती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। बट आपको याद रखना है कि जब भी मोर देन टू की बात हो एंड नेम्स आर गिवन, नेम्स आर गिवन, आपको कोई हाई फाई इंग्लिश याद नहीं रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि कभी भी दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और नाम गिवन है, जब नाम गिवन होंगे तो आपको क्या यूज करना है? बिटवीन। तो सबसे बड़ी डिफरेंस जो अमंग और बिटवीन में है वो क्या है कि जब भी दो से ज्यादा चीजों की बात हो और उनके नाम गिवन हो तब आपको बिटवीन का यूज करना है, अदरवाइज आपको अमंग का यूज करना है। सो हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि बिटवीन का यूज कहाँ हो रहा है? बिटवीन का यूज हो रहा है जब दो लोगों की बात हो रही है। अमंग का यूज हो रहा है जब
2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन बिटवीन का यूज कब हो रहा है? जब मोर देन 2 की बात हो रही है और नाम गिवन है। सो इतना सा रूल आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो आपने क्या यूज करना है, आपने बिटवीन का यूज करना है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपके साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन की बात करती हूँ। फिक्स प्रेपोजिशन में आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो आप ऐसा याद रखना कि आपने बहुत बार ऐसा यूज देखा होगा, इंस्पाइट, इंस्पाइट और डिस्पाइट, ठीक है। दोनों का मीनिंग ना सेम होता है, इंस्पाइट और डिस्पाइट। इसका मतलब होता है के बावजूद, इंस्पाइट और डिस्पाइट का। बट याद क्या रखना है कि इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आती है, ठीक है। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता। दोनों का मीनिंग सेम है। इंस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। देखो अगर मैं एग्जांपल देखूं, इंस्पाइट ऑफ हिज efforts he failed, या फिर आप ऐसे बोल दो, in spite of his efforts he did not qualify the exam। ठीक है। सो इंस्पाइट देखा आपने, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा है, ग्रामेटिकली करेक्ट। इतना एफर्ट करने के बावजूद भी वो फेल हो गया था, या फिर वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है। या फिर मैं ऐसा लिखती, डिस्पाइट, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं और इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम एंग्री वर्ड की। तो मैंने आपको पहले भी एंग्री बता दिया। कभी भी आप एंग्री वर्ड को देखो तो आपको क्या याद रखना है कि एंग्री का यूज हम हमेशा 2 प्रेपोजिशन के साथ करते हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन होती है विथ एंड सेकेंड प्रेपोजिशन होती है एट। सो यू आर एंग्री विथ समवन एंड यू आर एंग्री एट समथिंग। सो आपको इसको कैसे याद रखना है, आपको इसको याद रखना है कि जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम एंग्री के साथ विद लगाते हैं, जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम एंग्री के साथ एट लगाते हैं। जितने भी आज हमने प्रेपोजिशन को डिस्कस किया उसके बेस्ड पे मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। सो उसके लिए प्लीज आप पहले वीडियो को देखिएगा, इसको अच्छे से 1 to 3 टाइम्स। अगर आपको टाइप्स रूल्स नहीं देखने तो लेट इट बी, मत देखिएगा। बट जो मैंने आपको इन ऑन एट करवा दिया, बिटवीन एंड अमंग करवा दिया, विद बाय करवा दिया और कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन करवा दिए, इसको आप जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे, प्लस हम बहुत सारे नेक्स्ट रूल्स या बहुत सारी प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करो, और अपने ज़्यादा फ्रेंड्स को मोटिवेट करो कि वो इंग्लिश ग्रामर को सीखें। सो थैंक यू सो मच।